हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट हम लोग पढ़ रहे हैं और पिछले 3 वीडियो लेक्चर में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड और स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के बारे में जाना। स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड में आपने क्रिस्टल लैटिस के बारे में जाना, यूनिट सेल के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो 4 टाइप की होती हैं उनके बारे में आपने जाना। लास्ट क्लास में मैंने एनालिसिस ऑफ सिंपल यूनिट सेल आपको डिस्कस करके बताया था और उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि क्या उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या होंगे, उन बातों को मैंने डिस्कस किया था और पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बताया था। आज बारी है सेंटर्ड यूनिट सेल की। सेंटर यूनिट सेल बता चुका हूं मैं कि जब कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी कोई एटम हो तो उसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। सेंटर यूनिट सेल को आप इस तरह देखिए, बॉडी से जैसे सिंपल यूनिट सेल में ये 8 एटम आपस में कनेक्ट थे, इस तरह से ये 8 एटम कनेक्ट थे। इस तरह से ये 8 एटम आपस में कनेक्ट थे। ये 8 एटम आपस में कनेक्ट थे, लेकिन इसके केस में क्या ये 8 एटम आपस में कनेक्ट होंगे? ये बिल्कुल इस तरह है कि आप 4 सर्किल को एक सर्किल के ऊपर रख दो तो जो नीचे वाला सर्किल होगा वो चारों को की कनेक्टिविटी को क्या कर देगा, एक दूसरे से क्या कर देगा, ये दूर दूर कर देगा। तो ये सेंटर वाला एटम ये 8 एटम की कनेक्टिविटी को क्या करता है, दूर दूर कर देता है। ये आपस में ये सबसे कनेक्ट होगा लेकिन 8 को आपस में कनेक्ट होने नहीं देगा। ठीक है, पहली बात तो ये इसके बारे में जान ले। दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या होगा सेंटर यूनिट सेल में, Z की वैल्यू क्या होगी? देखिए, कॉर्नर वाले एटम का पार्टिसिपेशन 1/8 इंटू एटम कितने हैं, 8 एटम है, प्लस सेंटर वाले यूनिट सेल का 1, नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा बॉडी सेंटर में, 2 हो जाएगा। पहली बात ये। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कनेक्टेड नीबर एटम, ये ऊपर वाले चारों से भी कनेक्ट होगा, नीचे वाले चारों कनेक्ट होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 8। तो सेंटर यूनिट बीसीसी बॉडी सेंटर यूनिट सेल की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 8। ठीक है, अब बात चलती है पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, उनको बताऊंगा। अरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वही है, पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाना है आपको। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होगी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होगी ये इस तरह से एक सेंटर में, तो ये इस डायगोनल को मैं ले रहा हूं, ये इसको अगर जब ले लूं इसको इस तरह से, तो ये चारों ये कनेक्ट, ये सेंटर वाला और ये साइड वाला। ठीक है, तो अगर इसको मिलाएं आप तो ये R होगा, ये R, ये कितना आएगा R। तो उसी को मैं बनाने जा रहा हूं। अगर आप इस तरह बनाएं इसको, आप कुछ इस तरह से बनाएं, ये ठीक है। एक एटम आपने ये बनाया, ये सेंटर वाला बनाया और ये कॉर्नर वाला बनाया। इसकी कितनी होगी, ये R, ये 2R, ये R होगी। ठीक है, अब हम ट्राइंगल लें। अगर इसकी ये निकालनी है आपको, ये ट्राइंगल लिया आपने, ठीक है, और इसको इससे मिला दिया, इसको माना A, इसको माना B, इसको माना C और इसको माना D। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, एंगल ट्राइंगल DAC, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, इस पे क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू क्या है, ये R, ये R, ये R, ये R, तो सिंस AD इज इक्वल टू कितना आएगा, 4R है। AC की वैल्यू आपको निकालनी है और CD की वैल्यू कितनी होगी, CD की वैल्यू, CD ये सब क्या है, ट्राइंगल की साइड कितनी होगी, A होगी, ये साइड कितनी A, तो CD की वैल्यू कितनी होगी, A। ठीक है, बात समझ आ रही है।
तो आप CD की वैल्यू लगाइए। CD की वैल्यू निकालने की क्या करेंगे, इस ट्राइंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। किस ट्राइंगल पे, किस ट्राइंगल पे लगाना पड़ेगा, आपको AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, आप इस ट्राइंगल पे लगा रहे हो पाइथागोरस पर, इस ट्राइंगल पे लगा रहे हो। ठीक है, अब AC स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। AB कितना होगा, A है, A का स्क्वायर। BC कितना है, A है, प्लस A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। और AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2A, √2A। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसमें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं आप। अब या यहीं तक रखिए, ठीक है, 2A स्क्वायर तक रखिए आप, 2A स्क्वायर तक। अब AC स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दी आपने। तो AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 4R स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू आप लेके आए हैं 2A स्क्वायर और CD कितना है, A स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर। ठीक है, 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3A स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, और R की वैल्यू क्या आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी A√3/4, A√3/4। एक तो वैल्यू ये आ जाएगी, और आप यहां दोनों काम आएंगे, R की वैल्यू भी काम आएगी और A की वैल्यू भी काम आएगी। यहां से A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। A स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16R स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4R√3। A की वैल्यू ये भी काम आएगी पैकिंग फ्रैक्शन में। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। आपने क्या किया, आपने ट्राइंगल, आपको ये वैल्यू निकालनी है, ये तीनों कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, इसकी वैल्यू निकालनी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ट्राइंगल मान लिया, एक ट्राइंगल ये माना, दो ट्राइंगल बन गए। एक AD स्क्वायर पहले इस पे लगाई पाइथागोरस थ्योरम, DAC पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फिर AC वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्राइंगल मान के वैल्यू निकाली। या ये सब कुछ ना कीजिए, ये सब कुछ ना कीजिए, किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है, किसी भी क्यूब का क्यूब डायगोनल क्या होता है, √3A होता है। फेस डायगोनल क्या होता है, √2A। ये बातें याद रखिए, अगर आपको ये मैथ नहीं लगानी है तो ये बातें याद रखिए। किसी भी क्यूब का क्यूब डायगोनल √3A होता है। अब ये जो साइकिल है ये आधी दूरी पर है, आधे ही तो है, ये पूरा डायगोनल होगा √3A, और ये आधी दूरी पे तो क्या हो जाएगा, √3A/2। यहां से वैल्यू, और √3A/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 4R के इक्वल होगा। अगर ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो यही वैल्यू आ जाएंगे सब। ठीक है, आप यहां से भी याद कर सकते हो, किसी क्यूब का क्यूब डायगोनल कितना होता है, √3A। आधी दूरी पर है तो √3A/2, √3A/2 कितने रेडियस से बराबर है, 4R के, क्योंकि देखिए 4R के बराबर है। यहां से भी आप ये निकाल सकते हो, ये मेथड कुछ ना लगाओ, डायरेक्ट ये यहां से निकाल सकते हो। क्यूब डायगोनल, किसी क्यूब का क्यूब डायगोनल √3A, किसी का क्यूब का फेस डायगोनल √2A। ये सब बात याद रखिएगा, ये काम आते हैं आगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सब वैल्यू रखेंगे इसमें। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ एटम, पैकिंग फ्रैक्शन, नंबर ऑफ एटम कितने इसमें निकाले, 2। एक एटम का वॉल्यूम 4/3πr³ अपॉन A क्यूब। ठीक है, ये कैलकुलेट जो करेंगे, वैल्यू रख के कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.68। और पैकिंग इफिशियंसी क्या आएगी, 100 से मल्टीप्लाई 68%। और एम्प्टी स्पेस या वॉइड स्पेस कितना आएगा, 100 माइनस 68 इज इक्वल टू 32%। 32%। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आ गया बॉडी सेंटर का, बॉडी सेंटर का। बस
बॉडी सेंटर आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बारी है फेस सेंटर यूनिट सेल की। फेस सेंटर यूनिट सेल की फेस सेंटर यूनिट सेल मतलब हर फेस पर फेस सेंटर बता चुका हूं कि कॉर्नर पे तो एटम हो ही, कॉर्नर पे तो एटम हो ही, साथ में हर फेस पे भी एटम हो। कितने फेस होती हैं क्यूब की? 6 फेस होती है, 4 5, ये पीछे वाली फेस और ये इधर वाली फेस, 6 फेस होती है। बात समझ आ रही है? 6 फेस है क्यूब की। अब अगर Z की बात करूं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, Z की बात करूं तो कॉर्नर वाले हैं, कॉर्नर वाले का पार्टिसिपेशन कितना होता है? 1/8 होते कितने कॉर्नर वाले? 8 प्लस फेज वाले, फेज वाले कितने में शेयर होंगे? ये फेज वाला किससे शेयर होंगे? ये इससे शेयर होगा। अगर मान लो ये वॉल है, इसमें बॉल रखो यहां पे, अगर बॉल इसके अंदर डालो तो ये इस रूम में भी शेयर होगी, इसके पड़ोस वाले रूम में शेयर होगी। सिर्फ अगर यहां पे रखेंगे आप तो सिर्फ ये बॉल 2 हिस्सों में शेयर होगी, इस रूम में और इसके पिछले वाले रूम में। तो इसका पार्टिसिपेशन कितना होगा? इसमें कितना होगा? हाफ होगा। फेज वाले का पार्टिसिपेशन कितना होता है? हाफ। कितने फेज होते हैं टोटल? 6 फेज होते हैं। क्योंकि फेज कितने होते हैं? 6। तो कितना आ जाएगा? इससे आएगा 1 और इससे आएगा 3, कितना आएगा? 4। तो फेस सेंटर यूनिट सेल का पार्टिसिपेट में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 4 होते हैं। सबसे ज्यादा इसी का आएगा, इसी में होते हैं सबसे ज्यादा। इसकी सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी भी सबसे ज्यादा इसकी होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे बहुत मुश्किल है आपको समझ में आना। इसी कोऑर्डिनेशन नंबर तो 12 होती है। मान लीजिए देखिए, ये इसकी बात करें, अगर हम इस फेज की बात करें, इस तरह से एक फेज की बात करें तो ये चारों से ये कनेक्ट होगा, ये चारों से कनेक्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक क्यूब में ये 8 से कनेक्ट होगा और इसके ऊपर भी क्यूब होंगे, इस तरह से ऊपर क्यूब होंगे, तो ऊपर वालों से 4 कनेक्ट होगा, तो ये टोटल कितनी आएगी? 12। 3D में इसका आता तो याद कर लीजिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आती है फेस सेंटर की। फेस सेंटर की कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर आती है? 12। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन इसका निकालना बहुत आसान है। अगर मान लीजिए एक फेज को ले लिया आपने, एक फेज को, सिर्फ एक फेज को लिया, ये 4, ये और ये, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? एक फेज ले रहे हैं, ये R होगा, ये R, ये R और ये R, कितना आ जाएगा? 4R। 4R किसके इक्वल है? ये देखिए, ये इसका A है, ये A है, ये A है, ये है। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर इसको मान ले A, इसको मान ले B, इसको मान ले C, लगाई पाइथागोरस तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है? 4R है, इज इक्वल टू AB कितना है? A स्क्वायर है, और BC कितना है? A स्क्वायर हो जाएगा, A ही है ना, तो 4R इज इक्वल टू हो जाएगा 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर। 4R इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। ठीक है, 4R स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर, 16R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर अपॉन 16, ये आ जाएगी आपकी R की वैल्यू A√2 अपॉन 4, A√2 अपॉन 4 आ जाएगी।
ठीक है, a√2/4। और यहीं से आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यहीं से a की वैल्यू निकालिए। a² = 16/2 a², 16/2 a²। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी r2√2 आ जाएगी। ये पैकिंग एफिशिएंसी निकालने में काम आएगी। और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% आती है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए, पैकिंग फ्रैक्शन में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये 74% आएगी पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा? 0.74, एफिशिएंसी आएगी 74%। ठीक है, वॉइड स्पेस इसके केस में 25, वॉइड स्पेस कितना आएगा? 26% आता है। वॉइड स्पेस कितना आता है? 26% आता है। तो ये थी आपकी चारों यूनिट सेल की डिस्क्रिप्शन कि क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होता। हाँ, एक चीज भूल गया, डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला। डेंसिटी हर यूनिट सेल में, हर टाइप की यूनिट सेल में एक ही टाइप का डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। वो डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए। डेंसिटी = Z × M A³ Na। Z क्या है? वही नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। M क्या है? मास ऑफ वन एटम। A क्या है? ये तो पता ही आपको, साइड जो होती है। और Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से आप डेंसिटी निकाल सकते हो किसी क्यूबिक सेल की। ठीक है, तो ये आपको पैकिंग एफिशिएंसी मालूम हो गई, आपको क्वाड्रेचर नंबर है उसकी मालूम हो गई, आपको नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल मालूम हो गया। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा वॉइड्स क्या होते हैं, किस तरह के, कितने वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।